हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट के एग्जाम में टोटल 2 पेपर्स के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया होता है और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो। और इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं और इसी के प्रीवियस ईयर की सीरीज को मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ये है प्रीवियस ईयर नवंबर 2017 में हुए एग्जाम का पार्ट 1, जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन है। इसी तरह से पार्ट 2 आएगा और इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे लेक्चर्स को कवर किया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे सारे ही प्रीवियस ईयर और आने वाले प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें चूज करना है सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक से अधिक स्टेटमेंट जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग का क्या प्रकृति होता है और क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, सी एंड ई। तो बी में क्या कह रहा है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है। हम सभी जानते हैं कि टीचिंग के प्रोसेस से सोसाइटी में चेंजेस लाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है? एक सोशल एक्ट होता है। और लर्निंग पर्सनल एक्ट होता है, हम पढ़ते अपने लिए हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, यानी कि लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है? टीचिंग होती है, जबकि लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। लेकिन लर्निंग में टीचिंग होना बहुत जरूरी नहीं होता है। अब ऑप्शन नंबर ई में क्या कह रहा है कि टीचिंग एक इंटरेक्शन का प्रोसेस है, जबकि लर्निंग एक एक्टिव इंगेजमेंट है। देखिए टीचिंग में क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, जबकि लर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है? स्टूडेंट अपना इंगेजमेंट, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं किसी सब्जेक्ट डोमेन में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, जो कि एक लर्नर की है और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो देखिए, एक लर्नर का एप्टीट्यूड, लर्नर की एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे पता चलता है कि लर्नर की स्टेज क्या है और किस तरीके से इसका आगे डेवलपमेंट किया जाए, इसीलिए एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, लर्नर की एक्सपीरियंस, जो प्रायर एक्सपीरियंस है, जो उसने पहले पढ़ रखा है। तो देखिए ये दो तो कंफर्म हो गए। तो कभी कभी आप लोगों के साथ भी एग्जाम में ऐसा होगा कि 2 आंसर आप लोग पहुंच जाएंगे, तो हम लोग खोजेंगे कि ए और ई किसमें कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है? जितनी भी टीचिंग होती है वो लर्निंग से आती है, यानी कि बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं सकते। ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। अब अगर मैं ही कोई चीज नहीं जानूंगी तो मैं कैसे किसी को कह सकती हूँ कि ये करो? इसीलिए टीचिंग के लिए लर्निंग बहुत जरूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं हम लोग। अगर कोई भी लर्निंग है, कोई भी चीजें यदि हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के थ्रू ही आ सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जरूरी है कि कुछ भी सीखने के लिए हमें टीचिंग मिलना बहुत जरूरी है? नहीं, ये गलत है। ये कह सकते हैं हम लोग ऑप्शन है कि हाँ, सीखने के लिए टीचिंग जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक यही ऑप्शन है हमें सीखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक क्या कर रहे हैं? टीचर एक समेटिव टेस्ट के बेसिस पे अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, उसके वेलनेस को, उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कहते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो रहा है फॉर्मेटिव टेस्टिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, समेटिव टेस्ट क्या होता है, तो आप लोग मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का इवेल्युएशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे मैंने इन सभी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की प्रयास की है, तो आप लोग उसे जरूर देख लें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का? तो क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल वेराइटी।
इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई टीचर कोई लेसन कंप्लीट करा रहे होते हैं या लेक्चर ले रहे होते हैं तो वो पढ़ाने टाइम एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में मूव करते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर एक टीचर में इस टाइप की कैपेबिलिटी होती है, तो उससे क्या होता है, टीचिंग बहुत इफेक्टिव वे में होने लगती है। इसीलिए ये की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च का टाइप है जिसका फोकस होता है कि जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन है, कोई खराब सिचुएशन है या कोई बुरी कंडीशन है, तो उस कंडीशन को कैसे दूर किया जाए, कैसे प्रिवेलेंट कंडीशन को सुधारा जाए। तो ये किस टाइप के रिसर्च के अंदर होता है, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, ए रिसर्च अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट, इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसको किया ही जाता है जांचने के लिए, द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि बहुत ही वाइड लेवल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पर आइडियाज या इश्यूज को डिस्कस किया जा सकता है। तो किसके अंदर ऐसा हो सकता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि जब हम लोग अपने थेसिस राइटिंग को फाइनलाइज कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो वो जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं उसके अंदर सप्लीमेंट्री पेज में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिसर्च के स्टेप से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये है थेसिस राइटिंग से रिलेटेड, कभी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कभी स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो सारे को तो नहीं, बट इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को थेसिस राइटिंग के स्टेप्स को बता देती हूँ। सबसे पहले क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट फॉलो करता है एब्स्ट्रैक्ट को। देन एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, लिटरेचर की रिव्यू होती है इसके बाद। देन मेथोडोलॉजी, और मेथोडोलॉजी के बाद क्या हो जाता है, रिजल्ट। रिजल्ट के बाद डिस्कशन, देन कंक्लूजन। अब जैसे ही मैंने कंक्लूजन लिखा, आप लोगों को लग रहा होगा चलो थेसिस कंप्लीट हुई, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंक्लूजन के बाद भी थेसिस राइटिंग में 2-3 होते हैं। पहला क्या होता है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस के बाद क्या होता है, बिब्लियोग्राफी, एंड बिब्लियोग्राफी के बाद क्या होता है, अपेंडिसेस। तब जाकर कंप्लीट होता है थेसिस राइटिंग। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अगर हम लोग रिसर्च की एथिक्स की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे रिसर्च एथिक्स पे बहुत ही ज्यादा नजर रखने की जरूरत होती है, वरना हो सकता है रिसर्च एथिक्स टूट जाए। तो वो कौन सा एरिया होता है, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। बाकी आप लोग अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhiwhite.in पे विजिट करके, जहां पे नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को एग्जाम रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग डेली बाइट की पेड मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, जिसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट में सबसे पहला वाला वीडियो लेक्चर इसी के रिगार्डिंग है कि मेंबरशिप डेली बाइट की क्या है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, क्या क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, कैसे प्रिपरेशन करना बेटर होगा, इन सभी के रिगार्डिंग इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग यदि डेली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। आगे के 11 to 15 तक के क्वेश्चन इसी कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लंबा है, तो आप लोग पहले इसे पॉज करिए और इसे रीड करिए, उसके बाद आप लोग आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा। मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी एंड सी तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
जब इंटरेक्शन होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में तो क्रिएट होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, जब क्लासरूम में अननेसेसरी ऑडियो का रिप्रोडक्शन हो तो वहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट का रिड्यूस होने लगती है, क्षमता कम होने लगती है। किस चीज की? कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ में नहीं आने लगता है, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता घटने लगती है। नेक्स्ट, एक क्लासरूम का कम्युनिकेशन होना चाहिए कैसा? तो इम्पैथेटिक। नेक्स्ट, एक गुड कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, एक अच्छा संचार में क्या होना बहुत जरूरी होता है? आइस ब्रेकर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के हिसाब से। ये क्वेश्चन एज इट इज जैसा यहाँ पे है सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक क्लासरूम में ऐसी संभावना होती है या प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी मैसेज का रिसेप्शन को इनहेंस किया जाए, तो हमें व्यू पॉइंट को स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं दिल्ली बाइट नूपुर। मैं वहां पे आप लोगों को मिल जाऊंगी और आप लोग मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिल्ली बाइट एजुकेशन का भी पार्ट हो सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। And also follow and connect with us through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.